नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, जीव जनन कैसे करते हैं। जीवों के जनन की प्रक्रिया की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा सृजन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी विशेष जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं होता है। दूसरी ओर जीवों को संतत उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की व्यय करनी पड़ती है। फिर भी जीव प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों कर रही, जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या कक्षा में इस प्रश्न में संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक है। इस प्रकार जो उत्तर हो परंतु अस्पष्ट है। हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता है तो कोई विचलन द्वारा अपने सदृश व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो संभव है कि हमारे अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। किसी भी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यक्ति एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। समानता हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखाई देते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। विभिन्न जीवों में अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण वे सादृश्य प्रतीत होते हैं। शरीर के अभिकल्प समान होने के कारण उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन विधि जीवों के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणधर्मों में DNA के अणुओं के आनुवंशिक गुणों का संदेश है जो जनक के संतति पीढ़ी का जाता है। कोशिका के केंद्रक में DNA प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना DNA की प्रकृति बनाना है। DNA की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार के DNA को दो प्रतिक्रियाएं बनाती हैं। इनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु DNA की एक प्रकृति को मूल कोशिका में रखकर उसकी दूसरी प्रकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुसार होने वाले संगठित कोशिका संरचना तो नहीं है। इसलिए DNA के प्रतिकृति बनाने के लिए साथ साथ दूसरी कोशिकाओं की संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों में समष्टि परितंत्र का स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान DNA आकृति का अविरोध जीव में शारीरिक संरचना का डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत के अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है। पृथ्वी का ताप कुछ उदाहरणों ताप कम या अधिक हो सकता है। जल स्तर पर परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल तथा निकेत के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का मूल विनाश हो संभव है, परंतु यह समष्टि के जीवों की कुछ भिन्नता होगी जो उनके जीवित रहने के लिए कुछ संभावना है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि। ईस्ट की वृद्धि दूसरे क्रियाकलापों में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना में कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद जनन की क्रिया किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानने के लिए विभिन्न वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों में जनन की विभिन्न शारीरिक विकल्प पर निर्भर करती है। विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विखंडन या विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन अनेक तरीकों से प्रेषित किए जाते हैं। अनेक जीवों तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अमीबा जैसे जीवों की कोशिका विभाजन किसी भी तल
से हो सकती हैं, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार में रोगाणु लसमानिया की कोशिका में एक सिरे पर कड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एवं निर्धारण तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडिया जैसे अन्य कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर इष्ट कोशिका एक छोटे मुकुलन उभार कर कोशिका के अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्वायरोगायरा समानता विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 प्रेक्षण के आधार पर क्या इसका कारण खोज सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति है या एक विभिन्न प्रकार की कोशिकीय विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। पुनर्जनन पुनरोपण विनोदविद जीवों में अपने कार्य के भाग से नए जीव का निर्माण क्षमता होती है, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षतविक्षत हो जाता है तो वह कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके टुकड़े वृद्धि कर जीवों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा फिनेरिया जैसे सरल प्राणियों में यदि कई टुकड़ा में कट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीवी का निर्माण कर सकता है। पुनरुद्भव 7.3 कहलाता है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के कम प्रसारण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह के परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उत्तक बनते हैं। मुकुलन हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के निर्मित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभर विकसित हो जाता है या उभर मुकुलन वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनन से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कार्य के प्रवर्धन ऐसे बहुत से पौधे हैं जिन्हें कुछ भाग जड़ तना पत्ती उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर पौधे में उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं में विपरीत एकल पौधे में क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, परंतु कलम तथा रोपण जैसी कार्य के प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके लिए उदाहरण है। कार्य प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों के बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यदि केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी हैं जो बीज उत्पन्न करने के लिए क्षमता खो चुके हैं। कार्य के प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधों आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। बीजाणु समासन अन्य सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 7.2 ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचना जनन में भाग लेते हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी जिनसे विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं या बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणुपस के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नम सतह से संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगती है। लैंगिक जनन हम जनन की अवधि से परिचित हैं। इससे नई संतति का उत्पन्न करने दो विशिष्ट जीवों की भागीदारी है। न केवल एक वह संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, वह न ही एकल मुर्गी के नए जुड़े बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीनतम संतति उत्पन्न करने के लिए नर तथा मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की समर्थता क्या है? कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं।
लैंगिक जनन प्रणाली की एकल कोशिका के दो संततियों कोशिकाओं में बनने वाले डीएनए की प्राप्ति बनना एक कोशिकीय संगठन दोनों आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, डीएनए प्रकृति की तकनीकी पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणाम त्रुटियों में जीव समष्टि की विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक विशिष्टताओं द्वारा संचित नहीं हो सकती है, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज में अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अतः जीवों में जनन की इकाई ऐसी विविध अधिक समर्थक होगी जिसकी अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यदि युग्मनज वृद्धि प्रवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है, इसे ऊर्जा का भंडारण भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाएं की आकृति एवं आकार विशेष रूप से अंतर नहीं होता है अथवा समानकृत होते हैं, परंतु ये शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होती हैं। जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। इस जनन कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। इनमें भोजन का पर्याप्त भंडारण होता है, जबकि दूसरे की अपेक्षाकृत छोटी तथा अधिक गतिशील होती हैं। गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक तथा जनन की कोशिकाओं को भोजन का भंडार संचित होता है, उसे यह मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दोनों प्रकार के युग्मनजों में सेचन की आवश्यकता ने नए नर मादा तथा विशिष्टियों के विभेद उत्पन्न किए हैं। कुछ जीवों में नर तथा मादा शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आवृत बीजी के जननांग उसमें अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों में विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्यदर पुंकेसर, स्त्री केसर, पुंकेसर के स्त्री केसर के पुष्प के जनन है, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एक बाह्यदर के रूप में कार्य करती है। जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो यह पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं। जब पुष्प के पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो गुलाय सरसों दोनों उभयलिंगी कहलाते हैं। पुंकेसर नर तथा परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले होते हैं। आपने देखा होगा कि अब किसी भी पुष्प के पुंकेसर को छूते ही वह हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प में केंद्रक में अवस्थित होता है। यह पुष्प का मादा जननांग या 3 भागों से बना होता है। आधार का पूरा भाग, अंडाशय, मध्य भाग, वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुँचने का पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मनज तक पहुँचना होता है। इसके लिए परागकण में एक निश्चित लड़का विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है। मानव में लैंगिक जनन। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज के जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा कर चुके हैं। आइए हम स्पीशीज के विभिन्न जानने के लिए हमारी सर्वाधिक रुचि है मनुष्यों द्वारा लैंगिक जनन का क्या होता है, इस प्रक्रम में क्या कार्य करता है। आइए हम स्थूल रूप से एक आबद्ध दृश्य बिंदु से प्राप्त करते हैं। हम यह जानने की आयु के साथ साथ अपने शरीर के कुछ परिवर्तन आते हैं, पर अपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा था। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबी एक भार बढ़ जाता है। हमारे दांतों गिर जाते हैं। दांत कहलाते हैं। नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक समान प्रकृति वृद्धि में लागू कर सकते हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है। दूसरी ओर कुछ भी ऐसे परिवर्तन से जो लड़कों तथा लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन का आकार वृद्धि होने लगती है तथा स्तनांग की त्वचा रंग में गहरी होने लगती है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर मूंछ निकलनी आती है तथा उनकी आवाज़ होने लगती है। रात में शिशन से अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। ये परिवर्तन महीनों वर्षों अवधि मंद गति से होते रहते हैं। परिवर्तन के समय व्यक्तियों में एक ही समय अथवा निश्चित आयु में नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में तीव्रता से होता है, जबकि कुछ में मंद से प्रत्येक परिवर्तन की तीव्र में पूर्ण होती है।
उदाहरण के लिए लड़कों के चेहरे पहले पहले छितराए हुए कुछ मोटे बाल परिचित होते हैं। धीरे धीरे वृद्धि एक जैसे हो जाती है, फिर इन्हीं परिवर्तनों के व्यक्तिगत बीच विविधता परिलक्षित होती है। उसी प्रकार बालों में वृद्धि का पैटर्न स्तन शीशन की आकृति आकार में वृद्धि भिन्न होती है। सभी में परिवर्तन शारीरिक में लक्ष्य लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं में वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शीशन में ऊर्ध्व होने की क्षमता। स्तनधारियों में मानव में शिशुओं माँ शरीर में लंबी अवधि तक गर्भाशय रहता है तथा वो जन्मोपरांत स्तनपान कराता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा जननांगों में स्तन तथा परिपक्वता होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जानें। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। क्या होता है जब अंड का निषेचन होता है? यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो लगभग एक दिन यह जीवित रह सकती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निश्चेचित अंडा प्राप्ति हेतु गर्भ के भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मसलास्पोजी हो जाती है। अंड के निश्चित होने की अवस्था में पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इसे पर्त की आवश्यकता होती है। यह पर्त धीरे धीरे टूटकर योनि के मार्ग से रुधिर म्यूकस के रूप में निष्कासित की जाती है। चक्र माह के समय लगता है। इसे ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। अवधि 2 से 8 दिन की होती है। जनन स्वस्थता, जैसा कि हमने देख चुका है, परिपक्वता एक क्रमिक है। उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि होने लगती है। तथा सीमा तक लैंगिक परिपक्वता अर्थ यह नहीं है कि शरीर की मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो जाए। इस तरह निर्णय से प्रकार ले सकते हैं कि शरीर में मस्तिष्क मुख्य उत्तरदायित्व योग्य हो गया है। इस विषय में हम सभी किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया में हम अपने मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या ना चाहें। विवाह के संतानोत्पत्ति ही पारिवारिक दबाव भी होता है। संतानोत्पत्ति बचाव कर सरकारी तंत्र में और दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यौन क्रियाओं के स्वच्छता के पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोग संचरण कर अनेक प्रकार हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया के प्रणाली शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं होती है। अनेक रोगों में लैंगिक संचरण भी होता है। इससे जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया तथा सिफिलिस वायरस संक्रमण जैसे मशा HIV शामिल हैं। आपने क्या सीखा?